नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहली इकाई में दी गई कविता क्रमांक 4, जिसका शीर्षक है किताबें और इसके रचनाकार हैं गुलजार जी। इस भाग में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर, इस कविता के सरल अर्थ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने कविता की व्याख्या देखी थी, कविता पाठ किया था, उसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझने का प्रयास किया था। इस भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर और कविता का सरल अर्थ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से उस पर अध्ययन करेंगे, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें विषय प्रवेश। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़, बहुत ही गहरे आत्मीय संबंधों तथा उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुक्कों, पत्र, खत, चिट्ठी और फूलों के आदान प्रदान, लेन देन तथा निजी जीवन, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है, वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक, मन को छू लेने वाला, हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। एक मुहावरा है बच्चों, नज़र आना अर्थात दिखाई देना। अब कविता का सरल अर्थ। इससे पूर्व एक बार मैं कविता बोल देता हूँ ताकि आपको स्मरण रहे कि कविता की पंक्तियाँ क्या थी। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़ुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो बच्चों, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12-13 पर दी हुई ये प्रस्तुत कविता हमने इसका पूर्व अध्ययन किया है। अब इसके भावार्थ, कविता के सरल अर्थ का हम वाचन करें। कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता, यूटिलिटी न रह जाने पर अपनी तीव्र, तेज, जोरदार मानसिक पीड़ा, एक दर्द, वेदना का चित्रण वर्णन करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई हैं। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हों। वे कामना करती हैं कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी हर शाम इन किताबों को पढ़ने में बीता करती थी, लगा करती थी। पर अब अक्सर कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी हैं। इस वियोग, इस जुदाई, बिछुड़ने के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालत यह हो गई कि ये किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती हैं। इन किताबों से जिन मानवीय मूल्यों, मानव मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज़ की जानकारी मिलती थी, संस्कारों का पता चलता था, और जो अक्षुण्ण, जो अखंड, अटूट, जो कभी नष्ट न हो, अक्षय हुआ करते थे, वे मानव मूल्य
वे संस्कार, वे वैल्यूज़ अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। कवि किताबों की प्रशंसा, उनकी सराहना, उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, अर्थात टूट से गए हैं, उखड़ गए हैं, नष्ट हो गए हैं। उनमें आत्मीयता, अपनापन नष्ट हो गया है। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ, सूखा हुआ पेड़ का तना हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पन्ने पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क, एक आत्मीयतापूर्ण रिश्ता अब टूट सा गया है। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी सीने पर, छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। किताबों के साथ कुछ रोचक, दिलचस्प, मज़ेदार बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा रखते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के ज़िंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध भला कैसे बनेंगे। इसके बाद हम इस कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करें। इससे पूर्व हम इस कविता के शब्दार्थ को थोड़ा सा फिर से देखें। झांकना अर्थात छिप कर देखना, तकना यानी ताकना, देखना, अलमारी कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा सा ढांचा, हसरत कामना उम्मीद इच्छा, तकना देखना, सोहबत संगत, गुजरना बीतना, कदरें मायने मूल्य वैल्यूज़, सेल कोशिका। अब हम एक प्रश्न देखते हैं। कृति प्रश्न है, पद्यांश में मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन किया गया है जिनका, वे, तो उत्तर हैं किताबें। देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द तकती। अब एक प्रश्न है कि दो ऐसे प्रश्न बनाए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, हसरत और कदरें। इसका उत्तर यानी प्रश्न कुछ ऐसा बनेगा जिसमें उत्तर हसरत आए तो किताबें किस तरह तकती हैं, तो किस तरह का उत्तर होगा हसरत से। अब घर में क्या नज़र नहीं आती, क्या की जगह उत्तर होगा कदरें। इस तरह से अपना ये उत्तर प्रश्न बनाने का पूरा हुआ। अब इसमें हमें एक करेक्शन करना चाहिए। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखें। कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें, तो एक है बेचैन रहना और दूसरी है नींद में चलना। इसी तरह से कृति बनाकर लिखना है बच्चों। कवि के संध्या काल, शाम के वक्त बिताने के साधन, पहले पुस्तकें हुआ करती थी और अब कंप्यूटर का पर्दा। इसके बाद इसमें भी एक प्रश्न है कि पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण करें। किताबों की अब बनी हुई आदत और किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी। तो अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। किताबों की अब बनी हुई आदत नींद में चलने की। किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। भावार्थ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से पुनः अगले हिस्से के शब्दार्थ को देख लें। उधड़ना, सिलाई टूटना, सफ़ा पन्ना पृष्ठ, सिसकी धीरे धीरे रोने का शब्द, लफ्ज़ शब्द, टुंड ठूंठ, सूखा हुआ पेड़ तना, मानी अर्थ जुबां जीभ, जायका स्वाद, तहबतह परत दर परत, पर्दा कंप्यूटर का पर्दा, जाति निजी, राब्ता संपर्क, जाति निजी यानी व्यक्तिगत पर्सनल। कृति प्रश्न है, कवि की सिसकी निकलने के दो कारण। पहला लफ्ज़ों के मानी गिरने, दूसरा अल्फाज टुंड लगने। पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर, तब पहले जीभ पर जायका आता था और अब उंगली से क्लिक करना। शब्दों की तुलना किससे हुई है, टुंड ठूंठ से। इसके बाद हम एक प्रश्न देखते हैं। कवि
का घनिष्ठ, बहुत ही करीब, बहुत ही आत्मीयतापूर्ण रिश्ता था जिनसे, वे क्या कौन थी? पुस्तकें। फिर दो ऐसे प्रश्न बनाए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों पर्दे पर और जाति, जाति मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल, निजी। एक जाति शब्द का मतलब क्रिया होता है, चिड़िया उड़ जाती। तो आइए हम उत्तर देखें। कुछ प्रश्न है, झपकी गुजरना यानी क्या? पलक झपकना। तो एक प्रश्न जो शब्द हमें बनाना था पर्दे पर, तो इसका उत्तर प्रश्न क्या बनेगा? तह बतह सब कुछ कहाँ खुलता जाता है? बच्चे शब्द पे ध्यान देना, कहाँ, अर्धचंद्रबिंदी। तो स्वाभाविक तह बतह सब कुछ कहाँ खुलता जाता है? पर्दे पर। कवि का किताबों से कैसा रिश्ता था? कैसा रिश्ता था? जाति रिश्ता था, पर्सनल। तो ये दो प्रश्न बन चुके हैं और यही अपना उत्तर ही है, क्योंकि इसमें प्रश्न ही बनाने थे जिनका उत्तर वो शब्द हों। अगले हिस्से में हम देखते हैं पुनः शब्दार्थ। सीना, छाती, गोदी, गोद, रिहल, किताब रखकर पढ़ने की काठ यानी लकड़ी का बना हुआ एक खुलने बंद होने वाला साधन। नीम सजदे, आधा माथा टेकना। जबी, माथा, इल्म यानी ज्ञान, शिक्षा। आइंदा, भविष्य में भी। रुक के, पुर्जा, छोटा पत्र या चिट, खत, चिट्ठी। शायद, संभव है, कदाचित। अब हम प्रश्न देखें। कवि किताबें यहाँ रखते थे, तो कहाँ कहाँ रखने का उल्लेख है? सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। पद्यांश में आया शरीर के अंग, छाती, गोदी, घुटना, माथा। पद्यांश में आया ग्रंथ रख कर पढ़ने का साधन, रिहल। पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ के नाम का शब्द, नीम। और इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो हम पाते हैं पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे, क्या? सूखे हुए फूल और रुक्के, जिनके द्वारा संबंध जुड़ जाते थे। वो थे किताबें गिराना और किताबें उठाना। अब एक प्रश्न है कि उर्दू वाले शब्द जो हैं उसके अर्थ लिखने हैं। तीन शब्द दिए, नीम सजदे, इल्म और आइंदा। हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी देख लेते हैं। नीम सजदे, आधा माथा टेकने की स्थिति। इल्म, ज्ञान। आइंदा, भविष्य में भी। और इस तरह से हमने इस कविता से संबंधित संपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। आइए हम इससे संबंधित एक उपायोजित प्रश्न अर्थात एक शॉर्ट नोट टाइप ऐसे निबंध पर चर्चा करें कि ग्रंथ हमारे गुरु, इस पर अपने विचार। एक स्वमत अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखें? निबंध नहीं बच्चे, स्वमत। कहावत है, गुरु बिन होत न ज्ञान। गुरु बिन होत न ज्ञान, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं। गुरु की महिमा, महानता सभी लोग स्वीकार करते हैं। ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ज्ञान का भंडार होता है। यह ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपना गुरु मानते हैं। ग्रंथों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ग्रंथों को भी गुरु का दर्जा, सम्मान, ओहदा दिया जाता है। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। कहानियाँ, उपन्यास यानी नॉवेल, मराठी में कादंबरी, उपन्यास, नॉवेल लोगों का मनोरंजन करते हैं और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। रामायण, महाभारत तथा भगवत गीता अनेक महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। गुरु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, सब जगह नहीं मौजूद रह सकते, इसलिए सद्ग्रंथ, अच्छे ग्रंथ गुरु की कमी की पूर्ति करते हैं। ग्रंथों में गुरु के सारे गुण विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और अपना सारा ज्ञान शिष्य को प्रदान कर खुश होते हैं, उसी तरह ग्रंथ भी बिना भेदभाव के अपना सब कुछ पाठक यानी पढ़ने वाले सुधी पाठकों को प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं, प्रदान कर देना चाहते हैं। इसलिए ग्रंथ हमारे गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर गुरु। तो बच्चों, इस तरह से एक स्वमत पे हमने चर्चा की। इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ बच्चों एक चीज़ और आपको प्रयास करना चाहिए। कविता पर आधारित निबंध, मानव जीवन में किताबों का महत्व, विचारात्मक निबंध होगा, या पुस्तकों का महत्व। और दूसरा विषय आत्मकथनात्मक निबंध, जो बारंबार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
दोहराया जाता है? फटी पुस्तक की आत्मकथा या मैं पुस्तक बोल रही हूँ? परीक्षा उपयोगी संभावित प्रश्न है। बच्चों, इस निबंध की तैयारी आप बहुत सारे रिसोर्सेस यूज़ करके कीजिए। कई निबंध की पुस्तकों में होगा, वहाँ से आप कुछ विचार लीजिए, फिर उसे अपने शब्दों में, अपने विचारों में ढालिए। इंटरनेट पर इस संबंध में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, उसकी सहायता भी लीजिए और एक अच्छा, सार्थक, श्रेष्ठ, अच्छे अंक दिलाने वाला निबंध लिखने का प्रयास हम मिलकर अगले लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। यदि उसमें कहीं डाउट हो तो आप मुझे अपने लेक्चर्स के दौरान अवश्य उस संदेह का निवारण मुझसे करवाएं। कोई भी शब्द, कोई भी पंक्ति, ठीक है? तो मिलते हैं अगले भाग में, किसी और पाठ पर हम चर्चा करेंगे। किताबें कविता का भाग 1, जिसमें हमने कविता वाचन किया है, कविता के शाब्दिक और भावार्थ को समझा है। इस भाग 2 में हमने कविता से संबंधित परीक्षा में आने की जो संभावना है उसके प्रश्न उत्तर पर हमने चर्चा की है। और एक निबंध का कार्य मैंने आपको सौंपा है, वह स्वरचित कार्य आप करने का प्रयास करें। उसमें जहाँ कहीं दुविधा हो आप मुझसे अगले लेक्चर में अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।